क्या यही वजह है कि जो आजकल के बच्चों में चश्मे लगने के जो केसेस हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं? अगर बच्चों में जन्मजात होता है तो हम उसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। तो किसी भी उम्र में हो सकता है। तो उसमें कई बार मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया, उसके कारण जो है लेंस सफ़ेद हो जाता है बच्चे में जन्मजात। अगर 40 के बाद अगर बात करें तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों में जो दिखने का विज़न होता है वो कम हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ सप्लीमेंट लेनी चाहिए? तो उस समय मेरी सलाह होगी विटामिन ए रिच चीज़ें लें, पपीता और गाजर और पीले रंग की चीज़ें, ये सब खानी चाहिए ताकि उस विटामिन ए रिलेटेड न्यूट्रिशन की कमी ना हो। जितने ज़्यादा साल शुगर की बीमारी को हो गए उतने ज़्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क बढ़ता जाता है। आपके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण केस ऐसा कौन सा रहा है जो और आपको अभी तक याद है? आँखें हमारे शरीर का सबसे अनमोल और संवेदनशील हिस्सा होता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बढ़ता डिजिटल एक्सपोजर हमारे आँखों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आँखों में होने वाली समस्याएं और उनसे संबंधित देखभाल से जुड़ी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त समाचार फॉर यू के स्टूडियो में मौजूद है सीनियर आई सर्जन डॉक्टर सुशील ओझा जी, जो देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी आंखों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। सर, सबसे पहले तो स्वागत है समाचार फॉर यू के स्टूडियो में आपका। नमस्कार मैम। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो आंखें होती है जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आंखें हैं तो हम दुनिया की हसीन से हसीन और बुरी से बुरी चीज़ें देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो सवाल कई सारे हैं, उनमें से जो मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो बिजी शेड्यूल है आजकल का और जो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, ये कितना चुनौतीपूर्ण है आंखों के लिए, और जो ये मोबाइल लैपटॉप से जो ये ब्लू रेडियंस निकलती है, लाइट निकलती है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, डिजिटल एरा में हैं हम लोग। आज की तारीख में छोटे बच्चे से बड़े लोग सब लोग मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होता है। आपने भी देखा हो अनइंटेंशनली हम लोग जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा स्क्रीन को हम लोग देख रहे हैं। काम के लिए तो खोलना है, ठीक है, उसके अलावा भी हम उसमें स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक तरीके का ड्राइनेस होता है और उसमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से आपका ब्लिंक रेट कम हो जाता है, तो आंखों में ड्राइनेस, आंखों में जलन होती है। क्या यही वजह है कि जो आजकल के बच्चों में चश्मे लगने के जो केसेस हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं? डिजिटल स्क्रीन टाइम एक अलग है और आंखों में चश्मा लगना एक अलग से एक प्रक्रिया होती है। तो आप लोग ने देखा होगा, हम लोग जब छोटे होते थे हम लोग का खेल कूद का जो माध्यम होता था बाहर मैदान में और गलियों में घूमते थे, बाहर निकलते थे, आउटडोर खेल खेला करते थे। आज की तारीख में लोग मोबाइल पे या टैबलेट पे गेम्स खेल रहे हैं। तो गेम्स और टैबलेट यूज़ करने में आपका जो ज़रूरी विजन होता है वो नियर का होता है सिर्फ। तो आपको नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए तो आपका फोकस यहाँ पे रहता है, तो उसके कारण दूर की चीज़ें ब्लर्ड हो जाती हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में मायोपिया बोलते हैं। माइनस का नंबर आता है। तो चश्मे का नंबर का मेन कारण स्क्रीन यूज़ तो है ही, लेकिन स्क्रीन यूज़ से भी ज़्यादा कि आप नज़दीक का ही काम कर रहे हैं। जो आउटडोर एक्टिविटी में आप दूर का काम करते थे, दूर की नज़रों का इस्तेमाल करते थे, तो नज़दीक का काम करने से आपको नज़र भी नज़दीक के लिए ज़्यादा फोकस हो जा रही है, जिसके कारण मायोपिया और बच्चों में चश्मे का नंबर ज़्यादा पाया जा रहा है। सिर्फ स्क्रीन से नहीं बल्कि जो है आउटडोर एक्टिविटी कम होना उसका एक एडिशनल फैक्टर है, जिसके कारण जो है नज़दीक की चीज़ें गेम्स वगैरह और मोबाइल में देख रहे हैं, जिसके कारण नज़दीक का दूर के लिए चश्मा बच्चों की कम उम्र से आ जा रहा है। अगर जैसे बात करें जो ड्राई आई सिंड्रोम है और जो आई स्ट्रेन होता है, ये जो समस्या है ना कॉमन हो चुकी है, क्या इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि जो बार बार हम आंखों को धोते हैं पानी से, क्योंकि देखा जाए तो आंखों में नमी पहले से ही होती है और लेकिन हम बार बार आंखों को धो रहे हैं, तो क्या इसकी भी एक वजह है? देखिए, मरीज आते हैं और आपने देखा होगा पुराने समय से है कि सुबह उठ के लोग ब्रश करते हैं, जैसे हम उसी तरीके से आंखों में छींटे मार के आंखों को धोते हैं। तो उससे भी जो है क्योंकि हमारे टीयर तो हमेशा बन रहे हैं, 24 आवर आई क्लीन हो रही है अपने नेचुरल टीयर्स से, लेकिन आप जो बाथरूम का पानी डालते हैं तो उसमें जो है हमारे यहाँ कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। फिर उन सब चीज़ों के कारण भी जो है आंखों में टीयर फिल्म की क्वालिटी ख़राब होती है, तो उससे भी कई बार डैमेज होने का खतरा तो रहता ही है।
अगर बात करें प्रेग्नेंट महिलाओं की, तो जैसे देखा जाए जो बच्चे होते हैं, जब उनका बाय बर्थ जब वो जन्म लेते हैं तो उनकी जो आइज़ होती है वो कमज़ोर होती है। देखा जाए तो क्या वजह है कि जो उनकी आइज़ कमज़ोर होती है, जो उनका जो क्लियर विज़न नहीं होता है, तो और ऐसे में महिलाओं को क्या कुछ सप्लीमेंट लेनी चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान एक स्पेशल फिजियोलॉजिकल डिमांड होती है प्रेगनेंसी के समय में। तो सिर्फ आँखों के न्यूट्रिशन नहीं, पूरे शरीर के न्यूट्रिशन भी आपको अपने लिए तो लेना ही है, साथ में जो एक बच्चा अंदर बड़ा हो रहा है समय के साथ, उसके अनुसार भी आपको भोजन में बदलाव ज़रूरी होते हैं। तो जो आँखों का डेवलपमेंट तीसरे महीने से शुरू होता है, तो उस समय मेरी सलाह होगी विटामिन ए रिच चीज़ें लें, पपीता और गाजर और पीले रंग की चीज़ें, ये सब खानी चाहिए ताकि उस विटामिन ए रिलेटेड न्यूट्रिशन की कमी ना हो। और साथ ही साथ आंखों के अलावा और भी चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, जैसे प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा आयरन, फोलिक एसिड दिया जाता है, वो तो एक कॉमन सप्लीमेंट वाली प्रक्रिया है। लेकिन आँख के लिए ऐसे सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आँखों के लिए भोजन में थोड़ा बदलाव ज़रूरी होता है। पपीता खाने से आँखों को भी न्यूट्रिशन मिलता है और डाइजेशन भी अच्छा रहता है। जैसे बात करें मोतियाबिंद, जो ग्लूकोमा, ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी जो बीमारियां होती है, ये किस उम्र में सबसे ज़्यादा देखी जाती है? मोतियाबिंद तो एज रिलेटेड प्रोसेस है, बूढ़े लोगों में ज़्यादा मिलता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का डायरेक्ट रिलेशन ड्यूरेशन से होता है। जितने ज़्यादा साल शुगर की बीमारी को हो गए, उतने ज़्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क बढ़ता जाता है। और सबसे ज़्यादा रिस्क तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ से होता है। अगर कंट्रोल डायबिटीज़ हो, उसके बाद भी 15 साल में लगभग 90% लोगों में कुछ ना कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी चेंजेस आने का रिस्क रहता है। इसलिए डॉक्टरी सलाह के अनुसार साल में एक बार अपनी डायबिटीज़ के मरीज़ चेकअप जरूर कराएं। जैसे शुगर चेक करते हैं, वैसे ही साल में एक बार पर्दे की जाँच कराएँ कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण पर्दे में कोई डैमेज तो नहीं हो रहा। जो ये मोतियाबिंद है, ये क्या बच्चों में भी हो सकता है? मोतियाबिंद बेसिकली आँखों के लेंस की सफ़ेदी को मोतियाबिंद कहते हैं। तो वो किसी भी उम्र में हो सकता है। बूढ़े में तो बोलते हैं उसको सेनाइल कैटरेक्ट, अगर बच्चों में जन्मजात होता है तो हम उसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। तो किसी भी उम्र में हो सकता है, कंजेनाइटल में भी हो सकता है। तो उसमें कई बार मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया, उसके कारण जो है लेंस सफ़ेद हो जाता है बच्चे में जन्मजात। अगर 40 के बाद अगर बात करें तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों में जो दिखने का विज़न होता है वो कम हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ सप्लीमेंट लेनी चाहिए? 40 की उम्र में नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम लोग प्रेसबायोपिया बोलते हैं, और इसमें नज़दीक के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। और सप्लीमेंट बेसिकली एजिंग चेंजेस को रोकने के लिए जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड डाइट है वो है विटामिन सी और विटामिन ई, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं मेडिकल भाषा में। अगर एंटीऑक्सीडेंट आपके ठीक हैं, ट्रांस फैट, आप बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब ट्रांस फैट वाली चीज़ें कम ले रहे हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खा रहे हैं, और आंवला और पपीता और जो है नींबू पानी, ये सब अगर आपकी डाइट का व्यवहारिक आहार है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें डिले हो जाती हैं। 40 की जगह 45-50 तक भी चला जाएगा आपका नियर विजन का प्रॉब्लम। ओझा जी, जैसे अभी आपने बताया कि स्क्रीन टाइम की बात करी, जो आजकल के बच्चे हैं वो बाहर की एक्टिविटीज़ कम कर रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप में ज़्यादा बिजी रहते हैं। और एक जो रिसर्च के दौरान ये भी पाया गया है कि जो 70% बच्चे हैं उनमें ये बीमारियां ज़्यादा देखी गई हैं कि उनका जो है विजुअलाइजेशन में ज़्यादा जी रहे हैं वो। तो इसके लिए आप पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी पेरेंट्स को सलाह है कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, माँ बाप दोनों काम करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली का चलन है। पहले तो ऐसा होता था, दादा दादी रहते थे, घर में देखभाल करते थे, कहानियाँ सुना देते थे, कहीं घुमा देते थे। आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे खाना नहीं खा रहे तो मोबाइल दिखा दिया, कहीं बाहर उनको पेरेंट्स को कोई काम नहीं करने दे रहे तो मोबाइल दे दिया या टीवी लगा दी। तो उसके बावजूद ये सब चीज़ें मैं नहीं कहता कि गलत है, पर यह है कि 1 से 2 घंटे आउटडोर खेलने के लिए ज़रूर भेजें, ग्राउंड में ज़रूर ले जाएं। जैसे एक उम्र के बाद चश्मा हट जाने की सलाह दी जाती है, तो ये एक मिथ है या फिर हम प्रिकॉशन जो है सही ढंग से नहीं ले पाते, इस वजह से सारी चीज़ें होती है? देखिए, आंखों की ग्रोथ होती है, ज़्यादा ग्रोथ तो 10 साल तक होती है। 18 साल में ग्रोथ पूरी हो जाती है, तो 18 साल के बाद चश्मे हटाने के विभिन्न प्रकार की ऑपरेशन होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, लेसिक सर्जरी होती है। तो वो 18 साल के बाद दी जाती है, क्योंकि लगभग माना जाता है कि 18 साल पे ग्रोथ पूरी हो जाती है। लेकिन उसको जज कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कोई पेड़ तेज़ी से बढ़ता है, कोई धीरे धीरे बढ़ता है। तो जज हम करते हैं कि लास्ट 1 साल में या 2 साल में नंबर ना बदले और 18 साल की उम्र पूरी हो जाए। जब दोनों क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं तब उसका जो है चश्मा हटाने का ऑपरेशन कराना चाहिए, ना कि 18 साल पूरे होते ही करा लेना चाहिए।
ओझा जी, जो नेत्रदान को लेकर लोग कितने जागरूक हैं? जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जैसे वहाँ सरकार द्वारा आई कैंपेन लगाए जाते हैं, तो क्या उसकी सुविधाएं वहाँ के लोगों तक पहुँच रही है? क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधा है ना, अक्सर सवालों के घेरे में रही है, वो आप भी जानते हैं। देखिए, नेत्रदान में सिर्फ हम लोग अस्पताल से जागरूकता फैला दें, उससे उसका बढ़ना मुश्किल है। लोगों का जन भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो जन भागीदारी किस रूप में हो सकती है? हमारे नेताओं के रूप में तो हमारे जो सीएम साहब हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत जी हैं, उन्होंने अंगदान के लिए सोटो को भी दून मेडिकल कॉलेज में बनाया है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए उनका तो पूरा प्रयास है कि ये चीज़ें बहुत बढ़े। लेकिन पब्लिक में जो भ्रांतियां हैं, हर धर्मों में अलग अलग मान्यता है, तो उन भ्रांतियों को धर्मगुरु के रूप से उसको दूर किया जा सकता है। क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई चीज़ जला रहे हैं या उसको दफना रहे हैं तो उसका डिग्रेडेशन ही होना है। लेकिन अगर वो किसी के जिंदा इंसान के इस्तेमाल में आ जाए, किसी को देखने के काम में आ जाए, तो इसको जन भागीदारी और धर्मगुरुओं का इस्तेमाल और हमारे जन नेता जो हैं इनकी भागीदारी से इसको बढ़ा सकते हैं। सरकार प्रयास भी कर रही है, हर जगह पोस्टर भी लगा रही है, बैनर भी लगा रही है। तो ऐसा नहीं कि बढ़ा नहीं, पर यह है कि जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। अभी भी हमारा बहुत बड़ा बैकलॉग ब्लाइंडनेस का है, जिसको हम अगर कोई डोनेट कर दें तो हम उसको दूर कर सकते हैं। लगभग 10 लाख की अगर हमें ज़रूरत है तो हमारी जो अभी आपूर्ति है वो लगभग 1 लाख है। तो कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है सरकार और जन भागीदारी से इसको कम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण केस ऐसा कौन सा रहा है जो और आपको अभी तक याद है? एक जब मैं दून मेडिकल कॉलेज में 2016 में मैंने ज्वाइन करा था, तो 17 में मेरे पास एक विकास नगर से महिला आई थी और उसकी एज थी लगभग 42 से 45 साल की उम्र में। उसकी आंखों में कैंसर था। तो मैंने उसको सारे ऑप्शन समझा दिए थे, फिर बता दिया था कि अभी ये नया चिकित्सालय है, फिर भी उसने कहा कि सर आप कर दीजिए और मैं देखूंगी। तो हमने उसका जो है सफल कैंसर का ऑपरेशन किया। फिर लगभग जो है 1 वर्ष उसकी कीमोथेरेपी चलाई और आज तक भी मेरे पास 9 सालों से वो आती हैं महिला, और अभी तक उसका कोई रिकरेंस नहीं है और बहुत खुश हैं वो। तो आंखों के कैंसर का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन मेरे कैरियर का अभी तक दून अस्पताल ज्वाइन करने के बाद रहा है। उसके पहले चुनौतीपूर्ण केस मैंने अकेले नहीं किए थे, लेकिन टीम का मैं पार्ट रहा हूँ। पीजीआई चंडीगढ़ की टीम का पार्ट रहा हूँ। वहाँ तो हर हफ्ते कोई ना कोई चुनौतीपूर्ण केस आता है, क्योंकि एक वो नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा रेफरल सेंटर है। लेकिन अकेले मेरे लेवल पे मैंने कोई ऐसा केस हैंडल किया तो वो यही केस था, जिसमें आंखों के कैंसर को हमने विकास नगर की महिला थी उसका ठीक कर दिया यहीं पे। उसको कहीं दिल्ली और चंडीगढ़ जाना नहीं पड़ा। आखिरी सवाल सर आपसे, आजकल के जो युवा नेत्र डॉक्टर्स है और जो युवा जनरेशन है, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आंखों से संबंधित? मैं आंखों का डॉक्टर हूँ तो युवाओं को यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले तो आउटडोर एक्टिविटी सबकी होनी चाहिए, चाहे बड़े हों, युवा हों या बुजुर्ग हों। आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटी अपने जीवन का एक पार्ट बनाएं और खान पान में थोड़ा सा संयम बरतें। आजकल खान पान लोग टीवी में ऐड देख के खाते हैं, वो ना करके अपने जो पुराने जो हमारी डाइट थी, मिलेट वगैरह हैं जिसको सरकार प्रमोट भी कर रही है, ज्वार बाजरा मंडुआ, इन सब चीज़ों को ही अपने व्यवहारिकता में लाएं और ज़्यादा प्रोसेस फूड ना खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और समाचार फॉर यू के स्टूडियो में आए सर। धन्यवाद मैडम। तो ये थे डॉक्टर सुशील ओझा जी, जिन्होंने बताया कि सही खान पान और सही समय पर आंखों के इलाज करने पर आंखों की देखभाल की जा सकती है, क्योंकि आंखें हैं तो दुनिया है और आंखों की देखभाल करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है।